बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज अगर हम मीडिया देखें, अखबारात देखें, प्रिंट मीडिया देखें, सोशल मीडिया देखें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, हर तरफ चीन की ही बात हो रही होती है। वो अमेरिका जैसे मुल्क की मुखालफत हो या यूरोपियन यूनियन की, आपको हर तरफ चाइना ही सुनाई देगा। क्या पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद होने वाला चाइना ऐसा ही था? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। 1958 में चाइना के अंदर कहत के दौरान 3 करोड़ लोग लुक़मा अजल बन गए। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाइना की मजमूई सूरत हाल क्या थी। फिर वही चाइना जब 1976 में उसकी क़यादत चेंज होती है, उसकी क़यादत बदलती है, तो वो एक इकॉनमी पॉलिसी लाते हैं जिसे 1978 में नाफिज़ अमल किया जाता है। 1978 में अपनी पहली इकॉनमी पॉलिसी नाफिज़ करने के बाद चाइना ने जिस पे तवज्जो दी वो ज़राअत का शोबा था। आप अंदाज़ा करें कि 1958 से लेकर 1976 तक और 78 तक भूख के हाथों कितने लोग हलाक हो गए होंगे। यही वो सोच थी कि चाइना ने सोचा कि सबसे पहले हमें अपने लोगों को भूख से बचाना है। लिहाजा चाइना ने ज़राअत की तरफ तवज्जो दी और ज़राअत के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। चीन ने अपने दूर दराज के गांव में वोकेशनल सेंटर कायम किए, जहां उनके किसानों को तरबियत दी जाती, उसमें खेती बाड़ी और खेती बाड़ी से जुड़े हुए आलात, उन सब के मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती। आज आप देख सकते हैं कि चाइना एक अरब 40 करोड़ का मुल्क होने के बावजूद खुराक के अंदर खुद कफ़ील है, बल्कि दुनिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर फूड सप्लाई करता है। फिर 1990 के अंदर चाइना ने सोचा कि अब हम ज़राअत से हटकर इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। लिहाजा चाइना ने जापान और साउथ कोरिया से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी इंडस्ट्री को चाइना के अंदर लाएं। इसके पीछे 2-3 बड़ी अहम वजूहात थी कि चाइना क्यों इंडस्ट्री को चीन में लाना चाहता था। एक तो ये था कि जब इंडस्ट्री आएगी तो उससे बहुत सारा सरमाया भी आएगा। दूसरा ये था कि हमारे जो लोग हैं वो तैयार होंगे, वो ये स्किल हासिल करेंगे, तो कल को जब हमारी अपनी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ये लोग वहाँ पे काम आएंगे। लिहाजा चाइना ने ऐसा ही किया। जब ये इंडस्ट्री वहाँ मुंतकिल हुई, चाइना ने अपने लोगों को तरबियत दी। आज आप देख सकते हैं कि चाइना हर शोबे में दुनिया को मात दे रहा है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो इंजीनियरिंग हो, वो इक्विपमेंट्स हो, वो आईटी हो, गर्ज वो कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें चाइना दुनिया का मुकाबला ना कर रहा हो। 1959 तक चाइना की अपनी एयरलाइन तक न थी। चाइना के जो लोग हैं वो उन्होंने अगर हवाई सफ़र करना होता तो वो दूसरे मुल्कों में जाते और वहाँ से हवाई सफ़र करते। ऐसे ही बहुत से लोग पाकिस्तान आते और ख़ुसूसन चाइना के जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो पाकिस्तान आती और यहाँ से हज के लिए और उम्रा के लिए सफ़र करती। ऐसे ही चाइना के वो लोग जो यहाँ सफ़र करते अपने साथ बहुत सी चाइना की मसनूआत लाते और वो यहाँ फ़रोख्त करते रहते हैं, और ऐसे उन्होंने अपना माल पूरी दुनिया में पहुँचाया। वो चाइना जो 1959 तक जिसकी एयरलाइन न थी, आज पूरी दुनिया में JF थंडर जैसे तैयारे फ़रोख्त कर रहा है और इससे बढ़कर सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बात कर रहा है। वो चाइना के जिसके पास ज़राअत के आलात तक न थे,
آج پوری دنیا کو انڈسٹری کے اکوپمنٹ سپلائی کر رہا ہے۔ کسی قسم کی بھی انڈسٹری ہو، آج آپ چائنا سے اسے خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح آئی ٹی کے شعبے میں چائنا، اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اور چائنا کی جنگ 5G کے اوپر ہے کہ سب سے پہلے 5G کون لانچ کرتا ہے۔ تو چائنا ہر شعبے میں دنیا کو مات دے رہا ہے۔ وہ چائنا جو 1990 میں ساؤتھ کوریا اور جاپان کو انڈسٹری لانے کا ریکویسٹ کر رہا تھا، آج چائنا کے اندر 50,000 ملٹی نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیز کام کرتی ہیں، جس میں سے 35,000 صرف بیجنگ میں ہیں۔ اس کا مقصد چائنا کو اقوام عالم میں منوانا تھا۔ لہٰذا آج اگر دیکھا جائے تو چائنا دنیا کی دوسری سپر پاور بن چکا ہے۔ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑی وجہ ہے وہ چائنا کے اسکلڈ ورکرز ہیں۔ آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اینڈرائڈ فون شاید چائنا کے بعد 2-3 ملک ہیں جن میں بن رہا ہے، ورنہ سب سے بڑی جو اینڈرائڈ کی انڈسٹری ہے وہ چائنا کے اندر ہے۔ امریکہ نے پچھلے دنوں موٹورولا کو خریدا اور اسے چلانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں اس طرح کے اسکلڈ ورکرز موجود نہ تھے۔ دنیا یہ سوچتی ہے کہ چائنا میں شاید لیبر سستی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کمپیئر کریں تو پر آور کے حساب سے چائنا میں $4 سے $5 پر آور دیے جاتے ہیں، اور وہی اجرت امریکہ کے اندر $7 ہے۔ سب سے بڑی وجہ چائنا کے اندر جتنی بھی پروڈکشن ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو افرادی قوت ہے وہ سکلڈ ہے، ان کے پاس سکلز ہیں، وہ ہر شعبے میں بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، اور ایک ہی علاقے اور ایک ہی ایریا میں چائنا وہ مہیا کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہاں انڈسٹری بڑی تیزی سے گرو کرتی ہے۔ آپ کسی بھی چائنی سے بات کر لیں، وہ 3 سے 4 سکلز جانتا ہوگا۔ وہ اپنے کام کا تو ماہر ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ 3-4 کام ضرور جانتا ہوگا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ دنیا بھر کی انڈسٹری جو ہے وہ چائنا منتقل ہوئی، اور چائنا آج پوری دنیا کو ہر طرح کی، وہ چاہے میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، آئی ٹی انجینئرنگ ہو، میکینیکل انجینئرنگ ہو، الیکٹرک کارز ہوں یا دوسری کارز ہوں، وہ بنا کے دنیا کو بیچ رہا ہے۔ یہ وہی چائنا ہے جس نے کورونا کے اندر 5 دن میں 1500 بیڈ کا ہاسپٹل بنا کر دنیا کو دکھا دیا کہ چائنی قوم کیا کر سکتی ہے۔ یہ وہی چائنی قوم ہے کہ جب موزے تنگ کا لانگ مارچ ہو رہا تھا تو اس میں یہ نشے میں لت پت پڑی ہوتی تھی، مگر پھر ان کو وہ حکمران ملے جو ویژنری تھے، جن کا ویژن تھا اور یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اقوام عالم میں عزت پانی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور اس کے پیچھے وہاں کا جو حکمران طبقہ ہے، ان کا وہ ویژن ہے جس کو لے کر وہ چل رہے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے ویژنری ہیں۔ ان کی جو حکمران پارٹی ہے اس کا ایک مرکزی دفتر ہے جہاں پہ آنے والے وزراء اور صدور وزرائے اعظم کو تربیت دی جاتی ہے، حتیٰ کہ آنے والا صدر جس نے 5 سال بعد صدر بننا ہوتا ہے، اس سے 5 سال پہلے صدر کی تربیت دی جانے لگتی ہے، اور اس سکول کے اندر وہ وزراء اور منسٹر جنہوں نے آنے والے وقتوں میں اپنے ملک کو سرو کرنا ہوتا ہے، انہیں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے اور سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ جو شخص وہ سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکے وہ نہ وزیر بن سکتا ہے نہ مشیر بن سکتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے ملک کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہائیلی
स्किल्ड लोग ही ऊपर जा सकते हैं। आज हम अंदाज़ा करें कि दुनिया भर में चाइना की कंपनियां, चाइना के लोग इस अंदाज से फैल रहे हैं कि आपको हर तरफ मेड इन चाइना की चीज़ें नज़र आती हैं। आज चाइना का हर बंदा, आप अगर उसके से बात करें, उसको देखें, तो वो 3 से 4 स्किल्स जानता होगा। वो किसी एक के अंदर काम नहीं कर रहा होगा, वो 3-4 स्किल्स जानता होगा और वो उसके अंदर काम कर रहा होगा। और आज चाइना के अंदर हाई स्किल्ड वर्कर्स की इतनी ज़रूरत है और इतनी मांग है कि अगर आप सिर्फ दूसरी कोई ज़बान जानते हैं तो आपको टीचर की जॉब मिल सकती है। इसी तरह इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, इस शोबे में चाइना ने इस कदर तरक्की कर ली कि आज आप दुनिया की किसी मार्केट में चले जाएं, मेडिकल के शोबे के अंदर चाइना की प्रोडक्ट की भरमार मिलेगी। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ मेडिकल के 3 लाख स्टूडेंट जो हैं वो चाइना के अंदर स्टडी कर रहे हैं। अगर टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देखा जाए तो वो सालाना 5 लाख के करीब पहुंचते हैं। आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाइना की यूनिवर्सिटीज़ किस लेवल की तालीम दे रही हैं। चाइना के अंदर के जो स्टूडेंट हैं वो 97% अपने मुल्क के अंदर तालीम हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की तालीम स्किल्स देती है और वो समझते हैं कि ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर है। लिहाजा वो चाइना जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, अपनी एयरलाइन तक न थी, डिफेंस के लिए कुछ न था, आज पूरी दुनिया को वो हर शोबे के अंदर हर वो चीज़ सप्लाई कर रहा है जो शायद दूसरे मुल्कों में ना हो। और इसके पीछे उस कौम की अनथक मेहनत और उसका हुनरमंद होना है। हम आज डिग्रियां तो ले रहे हैं, सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं, मगर हमारी आधी से ज़्यादा आबादी हुनरमंद नहीं है। ये सोचिए कि जब तक आप हुनरमंद नहीं होंगे, आप एक्सपीरियंस नहीं होंगे, आप कभी भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते जो एक हुनरमंद और एक्सपीरियंस बंदा पहुंच सकता है। यही हाल कौमों का भी है। अगर आज हमारी कौम स्किल्ड हो जाए, हुनरमंद हो जाए, तो हमारा मुल्क भी उसी तरह तरक्की कर सकता है जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक कर रहे हैं। तो अपने आप को हुनरमंद बनाइए, तब ही आप तरक्की की राह पे गामज़न हो सकते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासिर।